हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कृष्णा पटेल। आप सभी का विनर्स ऑनलाइन स्कूल में स्वागत करता हूं और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। और आज हमारे मैथ्स की क्लास सेकंड होने जा रही है। चैप्टर का नाम है रियल नंबर और वास्तविक संख्याओं से संबंधित हम इस पढ़ेंगे। हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने कई प्रकार की हमने संख्याएं जानी और उसके बाद में आज हम प्रश्नावली हमारी 1.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा हम करने जा रहे हैं। 1.1 का प्रश्न क्रमांक हम दूसरा करने जा रहे हैं। इस प्रश्न में हमसे एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया है, तो इन पे हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बातें करें यहाँ पर करें तो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम क्या होता है, देखिए ध्यान से। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, एल सी और एम। इसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। और एलसीएम की परिभाषा होगी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, विभाजित हो जाए। या फिर हम इसको एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ये एलसीएम की परिभाषा हो गई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हम लोग बातें करें यहां पर इस संख्याओं के बारे में बातें करें, हमारे पास जैसे मान लीजिए कि संख्या है, हमारे पास एक 10 हो गया और एक अगली जो है 2 से विभाजित है। कितनी बार विभाजित है, 5 बार। और यही 10 जो है यह 5 से भी विभाजित है 2 बार। तो कहने का मतलब यह हुआ, ये जो 10 जो है ना, यह सबसे छोटी संख्या है। 10 जो है यह सबसे छोटी संख्या है जो कि 2 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। कहने का मतलब तो 20 जो है ये भी 2 से विभाजित है और यही 20 जो है ये भी 5 से 4 बार में विभाजित है और ये 10 बार में विभाजित है। पर 20 क्या हो गया, 10 से बड़ी संख्या हो गई। इसलिए हमने परिभाषा में लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 10 क्या है, छोटी संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो जाती है और 5 से भी विभाजित हो जाती है। तो आगे हम इस चीजों को थोड़ा सा आगे हम समझेंगे डिटेल में। ठीक, तो ये हो गया हमारा एलसीएम हो गया। अब बाद में हम बात करेंगे यहां पर एचसीएफ की बातें करेंगे। किसकी बात करेंगे, एचसीएफ की। दूसरे नंबर पे होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका फॉर्मूला है, जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको कहते हैं महत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसको लसप कहा जाता है, और इसको कहा जाता है म स और प। इस प्रकार से इनको कहा जाता है। तो आइए इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग बात करेंगे। एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की हम लोग परिभाषा की एचसीएफ कहेंगे। एचसीएफ जो कि एफ होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होगी। हाँ, फैक्टर, ठीक है, फैक्टर की बात होगी। हाँ, तो यहां पर इसकी परिभाषा की बात हम करेंगे। इसकी परिभाषा होगी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को
पूर्णतः विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें कि हमारे पास अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास एक संख्या है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। अब मान लीजिए आपने यहां पर 2 ले लिया, तो और यहां जो 2 है ये 10 को कितनी बार में विभाजित करता है? 5 बार में विभाजित करता है। कितनी बार में विभाजित करता है? 5 बार में। तो अगर हम कहें 10 को 5 बार, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित, तो ये इसको क्या कर रहा है? पूरी तरह विभाजित कर रहा है। तो हम 2 को क्या कह सकते हैं? HCF कह सकते हैं। ठीक है ना। या फिर हम कहें कि 8 जो है यह 2 से कितनी बार हो रहा है? 4 बार हो रहा है। तो 2 जो है ना, यह सबसे बड़ी संख्या है जो 10 और 8 को क्या कर रही है? पूरी तरह विभाजित कर रही है। तो इस प्रकार से हम इनकी परिभाषाओं को आसानी से सीख सकते हैं। तो आगे इन चीजों को आप नोट करते चलिए, बहुत काम की चीजें आपके पास। आज हमने पढ़ा है LCM की परिभाषा और HCF की परिभाषा। HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। परिभाषा आपके सामने है, बहुत बढ़िया तरीके से है। इनको आप नोट करते जाइए एक एक चीजों को। अब आइए हम आगे का जो हमारा सवाल इसको करते हैं। तो सवाल है हमारे के पास कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF बराबर LCM। ठीक है, तो पहला जो सवाल है हमारे पास 26 और 51 का सवाल है। हमारे पास 26 और 91 वाला हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम सबसे पहले क्या करेंगे? 26 का और 51 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 का और 51 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड तो हमने प्रश्न क्रमांक पहले में बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए, अभाज्य गुणनखंड निकालते सीखे, जो पिछली क्लास में आपने देखे होंगे। तो 26 को हम निकालेंगे तो ये 13 बार में विभाजित होगा और 13 अपने आप से 1 बार में विभाजित होगा। और 91 अगर आगे बात करें 91 की, तो ये होगा 2 से विभाज्य तो नहीं होगा, क्योंकि 51 जो सम संख्या नहीं है। 51 जो है 91 वो सम संख्या नहीं है। अब 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 9 और 1 कितना हो रहा है? 10। विभाज्यता का नियम तो हमने पढ़ा ही है। तो 3 से नहीं होगा, ये संख्या होगी 7 से विभाजित। किससे होगी? 7 से। और 7 से होगी 13 बार में विभाजित होगी। कितनी बार में विभाजित होगी? 13 बार में। फिर 13 जो है 13 जो है वो अपने आप से विभाजित होगा। तो यहां पर 26 और 51 के जो अभाज्य गुणनखंड बन पा रहे हैं, 26 का बन रहा है 2 गुणित में 13 और 51 का जो बन पा रहा है वो बन पा रहा है 7 गुणित में 13 बन पा रहा है। ठीक है, अब हमने जो परिभाषाएं सीखी उन परिभाषाओं के माध्यम से हम सवालों को हल करेंगे। अब ध्यान रखें कि जो 2 संख्याओं का LCM ज्यादा होता है और HCF क्या होता है? कम होता है। तो यहां पर अगर हम 26 का LCM निकालें, 26 और 51 का अगर हम LCM निकाल रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमको ये बात ध्यान में रखना कि हम यहां निकाल रहे हैं LCM निकालेंगे। और LCM में इस चीज को आप ध्यान रखें कि LCM में हम अभाज्य गुणनखंडों का क्या लेते हैं? अभाज्य गुणनखंडों की हम अधिकतम घात लेते हैं। क्या लेते हैं? अधिकतम घात लेते हैं। अधिकतम घात लेते हैं, या फिर बड़ी से बड़ी हम घात लेते हैं। तो यहां पर 2 की जो घात है वो 2 की घात 1 हो गई है। 2 की घात 1 है, 2 एक बार है, 13 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, और इस वाले 51 में भी 13 एक बार। 26 के केस में 2 एक बार है, 13 एक बार है, और 91 के केस में 7 और 13 भी एक एक बार है। तो अब हुआ क्या कि अधिकतम अगर हम घात लें तो इस वाले में तो 51 में तो अधिकतम घात 2 की है ही नहीं, तो यहां पर अधिकतम घात 2 की कितनी हो सकती होगी? 0 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके गुणे में तो 1 होता है और 1 का मान 2 की घात 0 के बराबर हम मान सकते हैं। अब ये इसलिए मान सकते हैं क्योंकि 2 की घात 0 जो है इसको हम 1 मान सकते हैं। और क्यों मान सकते हैं? क्योंकि संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान कितना रहेगा? 1 रहेगा। या फिर हम कहें कि x की घात, अगर कोई चर राशि है उसकी घात अगर 0 है तो उसका भी मान कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो क्यों रहेगा इसको हम आइए सिद्ध करते हैं। मान लीजिए कि x के अपॉन में x है, तो x से x कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? 1 बचना चाहिए। अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो x तो अपनी जगह पर है, परंतु ये हर वाला जो x है जब ऊपर अंश की तरफ जाएगा
तो x की पावर माइनस हो जाएगी। अब माइनस हो जाने के बाद में यहां पर क्या हो रहा है, हमारे आधार समान है, यहां पर आधार समान है और घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। आधार जब समान होते हैं गुणनफल में तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहां प्लस का 1 है, इसकी घात कुछ नहीं है तो इसकी घात 1 है, और यहां पर आधार समान है तो 1 और -1 होके इस प्रकार से इसको आगे लेंगे हम, और x की पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अभी मैंने आपको कहा कि किसी भी संख्या की अगर घात 0 है या फिर किसी चर राशि की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो हम यहां पर इस प्रकार से 13 के गुणे में 1 है तो हम 2 की घात 0 ले सकते हैं। अगली बात, यहां पर अगर हम लोग बातें करें, आगे हम बातें करें तो 7 की घात आप यहां पर भी 0 ले सकते हैं ऊपर, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में आराम से समझिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो अधिकतम घात अगर हम लेंगे यहां पर तो अधिकतम घात जो होगी वो 2 हो जाएगी, फिर उसके बाद में 2 के बाद में हमारी अधिकतम घात हो जाएगी 7, और फिर हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा 13, क्योंकि 13 में दोनों अधिकतम घात हो गई। तो यहां पर इसका अगर हम कैलकुलेशन करें, यहां इसका हम कैलकुलेशन करें तो 7 दूना की 14 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, और 13 का 14 में इंटू करेंगे तो 182 हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से बॉक्स के अंदर लिखेंगे। अगली बात होगी हमारी एचसीएफ की, अगली बात होगी हमारे एचसीएफ की बात होगी। किसकी बात होगी, हमारे एचसीएफ की बात होगी। तो एचसीएफ की बात भी होगी, तो एचसीएफ किस प्रकार से हम निकालेंगे, HCF, यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम कहते हैं न्यूनतम घात, यहां पर हम लेंगे अधिकतम घात और यहां हम लेंगे छोटी से छोटी घात या न्यूनतम घात, न्यूनतम घात लेंगे हम। अब न्यूनतम घात अगर अभाज्य गुणनखंडों के अंदर हम लें तो किस प्रकार से लेंगे, यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर देखें तो 2 की पावर न्यूनतम घात क्या हो गई, 0 हो गई, तो आप 2 की पावर 0 ले लीजिए। फिर 3 तो नहीं है, 7 है हमारा अगला अभाज्य गुणनखंड, 7 है तो 7 की पावर 0 भी आप ले सकते हैं। फिर अगली क्या ले सकते हैं हम, अगली ले सकते हैं 13 ले सकते हैं, क्योंकि 13 तो उभयनिष्ठ है, वो तो दोनों में ही जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है और इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इस प्रकार से। तो आपका HCF जो है वो हो जाएगा 13। HCF क्या हो गया, HCF हो गया हमारा 13 हो गया है, 13 हो गया है। अब प्रश्न में हमको आगे ये पूछा गया है कि 2 निम्नलिखित जो हमको दिए गए हैं इनका HCF और LCM निकालना था, तो हमने तो निकाल दिया। उसके आगे बोला है जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर LCM होता है। तो आइए हम आगे इनकी जांच करते हैं। तो आइए इस प्रश्न आगे हम बढ़ाते हैं इसको। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। आप क्रम को बदल भी सकते हैं, हाँ। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से एग्जाम में आपको आ जाए कि 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF होता है क्या, नहीं, तो फिर वो होनी चाहिए भी 3 संख्याएं भी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। तो 2 संख्याओं का, हमारी जो 2 संख्याएं थी वो संख्याएं हमारी इस प्रकार से थी कि एक तो 26 थी और एक 51 थी। 26 और 51 जो थी, तो 2 संख्याएं हो गई 26 और अगली हो गई 51। अब LCM हमने इनका निकाला था 182, LCM हमने इनका निकाला था 182 और HCF निकाला था हमने इनका 13। LCM 182 182 और ये हो गया 13। जब आप इनका आसानी से यहाँ पे गुणा करेंगे, 26 में 51 का आप गुणा करेंगे तो 6 और 2 हो जाएंगे, 9 6 की 54 के 4 हासिल के 5 हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 और 23। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो 23 66 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आगे 182 में आपको 13 का गुणा करना है। 182 और 13 का जो गुणा है वह आपका 23 66 आना ही चाहिए। 182 में आप 13 का जब आप गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 22 23 66 आ जाना चाहिए। तो 3 दूना का 6, 8 या 24 के 4 हासिल का 2, 3 एकम 3 4 5 हो जाएगा, 2 8 और 1 का गुणा करना बहुत आसान हो गया। 6 6 8 5 13 के 3 हासिल का 1 1 और 1 2, 23 66 यह आपका हो गया। तो यहां पर हमने जो जांच की है वो बिल्कुल क्या पाई गई है, सिद्ध पाई गई है। यहाँ पर जांच, ये जो फार्मूला है यहाँ पर क्या हो रहा है, फिट हो रहा है और बिल्कुल जांच हमारी सही। तो आप लिख सकते हैं कि जांच जो है, जांच सिद्ध हुई,
जांच सिद्ध हुई। ठीक है, तो आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी एलसीएम और एचसीएफ आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमारा अगला प्रश्न है 510 और 92 का, जो कि 2 अंक का आपको 2026 के पेपर में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 510 और 92 का। तो आइए 510 का हम निकालते हैं। तो 510 हो गया और यहां पे हो गया 92। 510 और 92 की हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये होगा 2 से विभाजित करेंगे इसको, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, और 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10। या फिर आप इसको आसानी से यहां पर भाग लगा सकते हैं। 2 दूनी के 4, बचा 1, ऊपर से कितना आया 1, और 2 पंजे 10, 1 बचा, ऊपर से 0 और 2 पंजे 10। तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया। तो 510 कितनी बार में विभाजित हुआ है? 255 बार में विभाजित हो गया है। या फिर आप इसको ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 510 है इसका अगर हम आधा करें तो कितना हो जाना चाहिए? लगभग 250 या 250 के आसपास उत्तर आ जाना चाहिए। तो हमारा कितना आ गया? 255 उत्तर आ गया। अब 255 जो है यह 2 से विभाज्य नहीं है। ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 से इसलिए विभाज्य होगी क्योंकि विभाज्यता के नियम में हमने क्या सीखा था? संख्या के अंकों का जोड़ 3 का गुणज होना चाहिए या फिर 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां पर है 5 और 5 10 और 2 12। तो 255 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो 3 8 24 और 1 इसके बाद जाएगा तो 3 5 15। 85 बार में 85 बार में ये संख्या विभाजित हुई है। अगला 85 फिर आपका 8 5 13 हो रहा, 3 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 5 से। 5 से जाएगा ये 17 बार में जाएगा, और 17 जो है वो जाएगा 1 बार में। आगे 92 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये इसको हम 2 से लगाएंगे तो ये आपका चला जाएगा 46 टाइम में। अगर आप आसानी से इन चीजों को आप डिवाइड लगाइए, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो 2 8 4 बार में कितना आ जाएगा? 8, बचा कितना है? ऊपर से आया 2 6 12। यह आ गया आपका 46 आ गया। 46 को फिर आप 2 से डिवाइड लगाइए। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड लगाएंगे तो यह आ जाएगा 2 बार में और 3 बार में आएगा, और 23 से जब हम इसको डिवाइड लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम इस प्रश्न का एचसीएफ जो है वो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ में सिर्फ अगर हम कॉमन गुणनखंड देखें तो डायरेक्टली आपको यहां पर 2 ही मिल पा रहा है। 2, तो 2 के बाद में 3 उधर नहीं है, 23 उधर है पर इधर नहीं है, 17 इधर है पर उधर नहीं है। तो कॉमन जो नंबर है वो हमारा कितना हो गया? एचसीएफ हो गया। तो हम जो जिस प्रकार से सवाल कर रहे हैं उसी प्रकार से अगर आप इसको हम करें तो देखिए, तो हमने 510 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। सबसे पहले वो हो जाएंगे 2 3 5 और 17। अगला जो है हमारा 92 है 92, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 2 गुणित में 2 गुणित में 23। इसके बाद में हम आगे चले यहां पर, तो यहां क्या हो रहा है? 2 इधर भी है इधर भी है, 3 उधर है इधर नहीं है। तो 3 नहीं है तो आप 3 की घात क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। 3 के बाद में 5 ऊपर है परंतु 5 नीचे नहीं है, तो 5 की घात 0 नीचे ले लीजिए। 17 ऊपर है परंतु नीचे नहीं है, तो 17 की घात आप 0 ले सकते हैं नीचे। नीचे 23 है परंतु ऊपर 23 नहीं है, तो आप 23 की घात आप ऊपर 0 ले सकते हैं। क्योंकि इन संख्याओं का तो वैल्यू कितना होने वाला है? 1 होने वाला है, परंतु हमको ये संख्याएं क्यों निकालना है? क्योंकि हमको इनकी वैल्यू तो 1 होती है, तो न्यूनतम घात के लिए हम इनको ले सकते हैं। तो आइए हम इस सवाल का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम कैसे होगा? एलसीएम में हम क्या लेते हैं? अधिकतम घात लेते हैं। क्या लेते हैं? अधिकतम घात लेंगे हम, अधिकतम घात, यानी कि मैक्सिमम पावर हम लोग देखेंगे। तो अधिकतम घात जो होगी हमारी, यहां पर 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है? 510 में तो कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है ना। परंतु 92 में कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो आप 2 बार लेंगे। कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे। आप इसको 2 बार लेंगे, या आपने ले लिया दोनों बार का। ठीक है, दोनों बार का ले लिया आपने। उसके बाद में यहां पर 3 की हम लोग बात करेंगे। तो 3 अधिकतम बार कहां आ रहा है? 3 अधिकतम बार 1 ही बार आ रहा है और ऊपर आ रहा है, तो आप 3 ले लीजिए। 3 के बाद में अगला जो संख्या है 5 है, तो 5 कम बार 0 आ रहा है और अधिकतम बार 1 बार आ रहा, तो 1 बार का आपको 5 लेना पड़ेगा। 5 के बाद में अगली संख्या है यहां पर 17 है। 17 है तो 17 जो है वो 17 ऊपर कितनी बार है? 1 बार, और नीचे है
0 बार है, तो कहने का मतलब अधिकतम बार आप लिख दें 17 लिख दीजिए। फिर अगली बार अगला जो है आपका नंबर 23 बचा हुआ है, 23 अभाज्य गुणनखंड है, तो 23 आप लेंगे, क्योंकि 23 अधिकतम बार कितना है, 1 बार है, और न्यूनतम बार 0 है। तो हमको अधिकतम घात लेना है, हमको अधिकतम घात लेना है। तो आइए हम इनका गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, इन तीनों का कितना हो गया, 60 हो गया है गुणा। और 17 में 23 को आप गुणा करेंगे, 23 का 17 में आसानी से आप गुणा कर दीजिए, 7 तिया 21 हासिल का 2, 7 दूनी 14, 15 16 16, इस प्रकार से। का पढ़ा 3 बार 3, 1 का पढ़ा 2 बार तो 2, 1 6 से 7 8 9, 2 और 1 3, 351। आप 351 यहाँ पे लिखेंगे। अब 351 के बाद में 351 में आप क्या करेंगे, 351 में 60 का गुणा करेंगे। तो 60 का जब आप गुणा करेंगे तो आप आसानी से कीजिए, 0 0 0, 6 एकम 6, 9 छंकी 54 के 4 हासिल के 5, 6 तीर 18, 19 20 21 22 और 23। तो आप लिख देंगे इसको 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460 आप लिखेंगे एलसीएम, 23,460 आपका एलसीएम रहेगा। इस प्रकार से आप इसको गुणा कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें आगे, इसके बाद में हम लोग बात करें आगे एचसीएफ के बारे में, अगर हम लोग बात करें एचसीएफ के बारे में हम लोग बात करें तो आसानी से आप देख सकते हैं एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ। एचसीएफ में हम कौन सी घात लेते हैं, एचसीएफ में हम घात लेते हैं न्यूनतम घात लेते हैं। कौन सी घात लेते हैं, इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम न्यूनतम घात लेते हैं, न्यूनतम घात लेते हैं। तो न्यूनतम घात की अगर हम लोग बात करें तो दो यहां पर 92 और 510 के अभाज्य गुणनखंडों में दो कम से कम कितनी बार है, दो कम से कम 1 बार है। अधिकतम बार तो कितनी बार है, 2 बार यहां पे हो गया, परंतु वहां पर 1 बार है, तो 1 बार का आप 2 ले लेंगे। फिर 2 के बाद में 3 की बात करें तो 3 की अधिकतम न्यूनतम घात क्या होगी, 3 की न्यूनतम घात 3 की घात 0 होगी, तो हम क्या लेंगे 3 की घात 0। परंतु 3 की घात 0 का मान कितना होता है, 1। मैंने तो पहले आपको इससे बता दिया कि यहां से हम 2 ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 की घात 0, फिर 5 के केस में अगर देखें तो 5 की घात भी 0 हो गई, फिर 17 भी देखें तो इसमें भी 0 हो गई, 23 भी 0 हो गई। तो हमारा इस सवाल का जो एचसीएफ है वो कितना हो गया है, एचसीएफ हो गया है 2। तो आगे हम इस सवाल को करते हैं, इस सवाल की जांच करते हैं। सवाल है हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ बराबर एलसीएम। तो इसके हम आगे की जांच करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू में एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो गई है, हमारी जो संख्याएं है वो 510 और 92 वाला सवाल था। तो ये दो संख्या हो गई हमारी 510 और 92, इनको आप यहां लिख लीजिए 510 गुणित में 92, ये दो संख्या हो गई, इनको हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब एचसीएफ जो है, एचसीएफ कितना आया हमारा, एचसीएफ आया है हमारा 2 और एलसीएम आया है 23,460, 23,460 और एचसीएफ आया है हमारा 2, ठीक है। तो इन दोनों का हमको गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों के गुणों को बराबर लेके आना है, तो हमारी जांच सिद्ध हो जाएगी। तो देखिए 510 में अगर हम 92 है ना 92 का अगर हम गुणा करें तो 0 2 एकम 2 5 दूना 10, 0 9 एकम 9 9 पंजे 45 हो जाएगा, 0 2 9 ऐसा 5 और 1 6 और 46,920, 46,920 हमारे सवाल का ये रहेगा। और अगला जो है 23,460 में अगर आप गुणा करेंगे, 23,460 में आप अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 दूनी की 12 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 46,920 सवाल का है। तो यहां पर 46,920 और यहां पर भी 46,920 आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हमने ये सवाल की जांच को भी हमने सिद्ध कर दिया है। आप सवाल की जांच को सिद्ध करना पड़ेगा। जांच आपकी क्या हुई, जांच सिद्ध हुई।
अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, तीसरा सवाल रहेगा 336 और 54 वाला। 336 और 54 वाले सवाल में भी हम इसी प्रकार से सवाल को हल करेंगे। 336 जो है, 336 के अभाज्य गुणनखंड और 54 के अभाज्य गुणनखंड है ना, 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे करेंगे? 336 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब 300 के आसपास इसको मान के चलिए, तो 150 से तो इसका उत्तर ज्यादा आना ही आना है, 150 से इसका उत्तर ज्यादा आना ही आना है। तो आप 2 एकम 2 ले लीजिए, बचा कितना 1, 2 छंकी 12 और फिर अगला हो जाएगा 2, ठीक है 16। या फिर आप इनको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, डिवाइड लगा दीजिए, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंकी 12 बचा 1, ऊपर से आया 6, 2 8 16, ये 16 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो 168 बार में यह विभाजित हो रहा है। हाँ, उसके बाद में फिर ये संख्या 2 से पुनः विभाजित होगी, क्योंकि ये 168 क्या है, एक सम संख्या है। तो 2 से होगी 8 बार में और ये होगी 4 में, 2 8 16 और 2 चौके 8, 84 है ना। 84 भी एक सम संख्या है, इसका अंतिम अंक 4 है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी 4 बार में और ये 2 बार में विभाजित होगी। और 42 जो है यह भी 2 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, 21 बार में विभाजित होगा। और 21 है वो 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से 7 बार में विभाजित हो रहा है और 7 से फिर 1 बार में चला जाएगा। अगला है हमारे पास 54, इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 नमक 27, 3 से 27 कितनी बार विभाजित है, 9 बार में। फिर 3 से दोबारा ये विभाजित होगा 3 बार में और फिर 3 से हो जाएगा 1 बार में हो जाएगा। तो आइए आज हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं यहाँ पर। तो 336 के जो अभाज्य गुणनखंड बन पा रहे हैं वो बन पा रहे हैं 2, अगर आप पावर में देखें इनको 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, लिख दिया। उसके बाद में 3 कितनी बार है साहब, 1 बार है। 7 कितनी बार है, 3 तो 1 बार है, और 7 कितनी बार है, 1 बार, ठीक है। अगला जो है वो 54 आ गया हमारा, 54 आ गया है 54। तो 54 में अगर हम लोग देखें तो 2 तो 1 ही बार है, परंतु 3 कितनी बार है, 3 है, 3 बार है। अब आइए यहां से इसका हम अभाज्य गुणनखंड से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। हमसे पूछा है प्रश्न, एचसीएफ पूछा है और एलसीएम पूछा है, तो आप पहले एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो यहां हम इसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम होगा, एलसीएम में हम लेते हैं अधिकतम घात। एलसीएम जो होता है वो 2 संख्याओं का ज्यादा होता है, तो एलसीएम में लेंगे अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात होगी या बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो 2 की पावर 4 आप लेंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर तो 2 की पावर कितनी है, 1 है। ऊपर 2 की पावर 4 है और नीचे 2 की पावर 1 है, तो बड़ी घात 2 की घात 4 लेंगे। अगला जो है वो 3 है, तो 3 की घात यहाँ 1 बार में और यहाँ 3 की घात 3 बार में है, तो 3 की घात 3 लेंगे। फिर 7 यहां पर 1 बार है, यहां पर 7 कितनी बार है, 1 बार, परंतु यहां पर 7 नहीं है, तो 7 कितनी बार है, 0 बार है। तो बड़ी घात कौन सी हो गई, 7 की पावर 1 है ना, 7 1 बार है। तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं, तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 336 और 54 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले और इनमें हमने बड़ी घातों को लिया, तो कैसे क्या करेंगे इसका, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को आप भले 4 बार लिख दीजिए, 2 2 2 ऐसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 16 लिख दीजिए। फिर 3 का क्यूब होता है 27, 27, तो 27 लिख दीजिए, फिर आप कर दीजिए 7, ठीक है। उसी प्रकार से आप आगे अगर हम लोग देखें, उसी प्रकार से हम आगे अगर हम देखें तो यहां पर आप कर दीजिए 27 में 7 का आप गुणा कर लीजिए। तो 27 में 7 का गुणा होगा तो 7 7 49 के 9, हासिल का 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 189, तो 189 हो गया और यहां हो गया 16, और 189 में फिर आप कितने का गुणा कर दीजिए, 16 का कर दीजिए। 189 में 16 का इंटू कर देंगे हम, 16 का इंटू करेंगे तो 9 छंकी 54 के 4, हासिल के 5, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 49 50 51 52 और 53 के 3, हासिल का 5, 6 एकम 6, 6 और 5 11 हो जाएंगे हमारे। फिर क्रॉस करेंगे, 9 लगाएंगे, 8 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, 4, 9 और 3 9 से 10 11 12 के 2, हासिल का 1, 8 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 की 0, हासिल का 1 1 2 और 3।
3024 यहाँ पर एलसीएम मिल पा रहा है, 3024 यहाँ पर एलसीएम मिल रहा है। ठीक है, अब एलसीएम निकल गया। एलसीएम निकलने के बाद में हम निकालेंगे यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। सेम इसी प्रोसेस से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यहां हम लेंगे अधिकतम घात के बजाय हम लेंगे न्यूनतम घात लेंगे। क्या लेंगे? न्यूनतम घात, न्यूनतम घात लेंगे, न्यूनतम घात लेंगे। ठीक है, तो न्यूनतम घात क्या होगी? अगर हम यहां पर कंपैरिजन करें, एक तो 2 हो गया, फिर अगला क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। बाकी कोई सी भी संख्या यहां पर उभयनिष्ठ कॉमन नहीं हो पा रही है 336 और 54 के केस में। तो आप 2 भी लिख सकते हैं और फिर 3 भी लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से आप इसको समझना चाहें तो देखिए 2 के केस में कम से कम कौन है? 1 बार है। 2 यहां पे 4 बार है और यहां पे 2 1 बार है। फिर 3 की हम बात करें तो 3 जो है यहां अधिकतम बार 3 है, पर हमको एचसीएफ के लिए न्यूनतम लेना, तो 3 कितनी बार है? 1 बार है। ठीक है, अब 17 जो है वो कम से कम कितनी बार है? 7 जो है वो कम से कम 0 बार है, तो 7 को भी नहीं लेंगे क्योंकि उसका मान हो जाता है 1। तो आगे यहां पर एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 6 हो गया। तो इस प्रकार से हम इस सवालों के अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उनके बाद में हम इनको एलसीएम और एचसीएफ के लिए अधिकतम घात और न्यूनतम घात के हिसाब से इसको आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगला इसको हमको बोला गया है यहाँ पर कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ भी हमको सिद्ध करना है। तो यहां आ जाइए आप फटाफट से और आ जाइए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित में एचसीएफ। अब 2 संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी? जो 2 संख्याएं थी हमारे पास, वो संख्याएं थी 336 और 54। 336 और 54 आप इनको लिख दीजिए, 336 गुणित में 54 इनको गुणे के रूप में लिख दीजिए। और एलसीएम जो आ रहा था, एलसीएम ज्यादा आता है। अभी हमारी बात हुई थी कि एलसीएम जो है वो ज्यादा होता है, तो एलसीएम होता है 3024 और एचसीएफ है 6। 3024 और 6, 3024 इंटू में 6। अब आगे हम इनको सॉल्व करते हैं। 336 में आपको 54 का गुणा करना पड़ेगा, तो 54 का गुणा कर दीजिए आप। उसके बाद में आप क्या करेंगे? 6 चौके 24 के 4 हासिल का 2, 4 तिये 12, 13 14, 14 के 4 हासिल का 1, 24 के 4 हासिल का 2, 4 तिये 12, 13 14 के 4 हासिल का 1, 4 तिये 12 और 1 13, और क्रॉस लगाएंगे 6 5 30, यहाँ पे आप ले लीजिए 3, 5 तिये 15, 16 17 18 के 8 हासिल का 1, और 5 तिये 15 और 1 16, 4 4 8 से 9 10 11, 6 7 और 1 8, ये रहा 18,144, 18,144 रहा। 3024 और 6 का गुणा जो है, 3024 और 6 का जो गुणा है वो भी 18,144 आना चाहिए। तो आइए 3024 लिखते हैं, इसमें हम 6 का गुणा करते हैं। तो 6 चौके के 24 के 4 हासिल का 2 हो गया, 6 दूनी 12, 13 14 के 4 हासिल का 1 हो गया, 6 1 का पढ़ा 0 बार, तो 1 ऐसा का ऐसा, और 6 18, 18,144, 18,144 इस प्रकार से ये संख्या यहाँ पर सिद्ध हुई। तो यहां पर हम लिख देंगे कि अतः सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे हम इसको? सिद्ध हुआ। अतः सिद्ध हुआ भी लिख सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ। यह जो आपकी जो जांच है, ये जो जांच आपसे पूछी गई थी, ये जांच आपकी क्या हो गई? सिद्ध हो गई कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, और जांच आपसे पूछी थी कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम, ये सिद्ध हुआ। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3 रहेगा। 3 जो है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से हम करेंगे, एक एक करके इन सवालों को हम करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे हम करते हैं 12, 15 और 21 का। तो 12 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे हम यहां पर, 15 और 21, या फिर आप इन तीनों संख्याओं को एक साथ भी निकाल सकते हैं। छोटा सा सवाल है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तीनों संख्याओं को 12 है, 15 है और 21, इस प्रकार से भी आप तीनों को साथ में लेकर भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से अगर हम करें तो 6 बार,
फिर 15 हो गया, फिर 21, फिर 2 से लेकर आए तो 3 बार 15 और 21 हो जाएगा। 21 के बाद में ये हो जाएगा यहाँ पर 21 अपने आप में, फिर 2 से फिर इसको नहीं लगाएंगे, हम इसको लगाएंगे 3 से लगाएंगे। 1 बार 5 बार गया, फिर 7 बार गया, फिर ये हो जाएगा 5 से जाएगा 1 अपने, फिर ये 7, फिर 7 से जाएगा 1 बार 1 बार और 1 बार। तो यहाँ पर 12, 15 और 21 का इस प्रकार से एक साथ भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। इस विधि को हम एलसीएम के हिसाब से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एलसीएम में आप इस प्रकार से इन सवालों को करेंगे। छोटे छोटे से सवाल हैं, आपसे एचसीएफ पूछा है और एलसीएम पूछा है, तो इस प्रकार से जांच अगर संख्याएं बड़ी नहीं है तो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, तो इनका आप अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम होगा 2 गुणित में 2 गुणित में 3 गुणित में 5 गुणित में 7, 2 दूनी 4, 5 तिया 15 गुणित में 7, 15 चौके 60 हो जाएंगे, 7 हो जाएगा और 6 तो 42, यानी 420 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम हो गया 420, क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ आपसे पूछा है, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, 12 का 15 का, इनको आप अलग अलग ले सकते हैं। इस केस में अगर हम जो आप इनको अलग अलग भी ले सकते हैं, तो 12 हो गया, 15 हो गया और 21 हो गया। तो इनको आप अलग अलग इनके अभाज्य गुणनफल बनाने पड़ते हैं एचसीएफ के केस में। तो ये हो गया 2 से 6 बार हो गया, 2 से 3 बार हो गया, 3 से 1 बार हो गया। फिर इसको हम 3 से करेंगे, 5 बार हो गया, 5 से 1 बार हो गया, ये हो गया 3 से 7 बार हो गया और 7 से 1 बार हो गया। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें एलसीएम की तो हो गए, अब एचसीएफ की बात हम लोग करें, किसकी बात करें हम, एचसीएफ की अगर हम लोग बात करें तो एचसीएफ के लिए आप ले सकते हैं एचसीएफ। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको 12 का गुणनखंड लिखना पड़ेंगे। 12 के हो रहे हैं हमारे 2 गुणित में 2 गुणित में 3, और 15 के जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारे 3 गुणित में 5, 3 गुणित में 5, और 21 के जो अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं वो हो रहे हैं 3 गुणित में 7, 3 गुणित में 7। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप वो वाली प्रोसेस यूज कर सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे, तो 2 जो है यहां पर तीनों में नहीं है, पहले वाले में तो है पर दोनों में नहीं। तो इनमें अगर हम लोग बातें करें, इनमें अगर हम लोग देखें तो कौन सा नंबर जो है यहां पर कॉमन आ रहा है, तीनों के केस में 3 ही एक ऐसी संख्या है जो कॉमन आ रही है। कौन कॉमन आ रही है, 3 जो है वो कॉमन आ रही है आपकी, तो आप 3 को एचसीएफ मान सकते हैं। इस विधि को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, उत्तर रहेगा एलसीएम बराबर रहेगा आपका 420 हो गया, और एलसीएम 420 हो गया है, और एचसीएफ हो गया है, एचसीएफ हो गया है आपका 3। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला है 17, 23 और 29। इस अगले प्रश्न को हम करते हैं, ठीक है। तो 17, 23 और 29, इस सवाल को भी आप इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। बहुत आसान तरीका है। आप यहां पर लिख दीजिए सबसे पहले कि 17, 23 और 29 के बारे में आप लिख दीजिए। 17, 23 और 29, इन तीनों संख्याओं को एक साथ निकालिए आप। एलसीएम के केस में अभी मैंने आपको बताया कि एलसीएम के केस में आप इन तीनों संख्याओं को साथ में ले सकते हैं, और एचसीएफ के केस में हम इन तीनों संख्याओं को क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे। एचसीएफ में क्या लेंगे, एचसीएफ में हम इन तीनों संख्याओं को अलग अलग भी ले सकते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड अलग अलग 17, 23 और 29 के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत इस सवाल की। तो ये सवाल जो है 17 जो है वो 17 से ही विभाजित होगा। 17 जो है वो 17 से एक बार विभाजित होगा, बाकी 23 अपने प्लेस पे रहेगा, 29 रहेगा, फिर 23 से जाएगा, एक बार रहेगा, 29 अपनी जगह पर ही रहेगा। फिर उसके बाद में 29 से फिर ये संख्या जाएगी, ये हो जाएगा 1, 1 और 1। तो यहां पर आपके 17, 23 और 29 के जो अभाज्य गुणनखंड जो है वो हो रहे हैं 17, 23 और 29 जो है आपके इनके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं वो हो रहे हैं 17 गुणित में 23 गुणित में 29।
इनका आप बारी बारी से गुणा करेंगे। तो 23 में जब हम 17 का गुणा करेंगे तो 17 तिया 51 के 1 हासिल का 5 आ जाएगा। उसके बाद में 17 दूना 34, 34 में आप 5 जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 3 39 हो जाएगा। तो 39 आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना। 351 गुणित में 29, तो ये 351 गुणित में 29 हो गया। अब 351 में आपको 29 का गुणा करना है। तो 9 एकम 9, 90 90 81 की 8 हासिल का 8, 9 तिया 27, 27 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 27 से, 27 में अगर आप 8 जोड़ेंगे 7 7 14 और 1 15 और 2 और 1 3 35 हो जाएंगे। कैलकुलेशन बहुत स्लो करना है, नहीं तो आप लोग गलती कर बैठेंगे। 35 लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 9 एकम 9, 90 90 81 का 8, 8 9 तिया 27, 28 29 35, क्रॉस लगाएंगे। 2 एकम 2 लिखेंगे, 2 9 18 की 8 हासिल का 1 आ जाएगा और 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा। कहने का मतलब इनको अब जब हम जोड़ेंगे 2 और 1 3, 8 5 13, यहाँ पे 7 से 10 और 1 11, तो 11,339 हमारा 11,339 हमारे सवाल का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब मैंने आपको एक तरीका ये बताया यहाँ पर 17 23 और 17 23 और 29 को हम अलग अलग तरीके से भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 17 23 और 29 का हम निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं 17 23 और 29। अब ये देखिए, ये तीनों की तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 17 भी अपने आप में अभाज्य संख्या है, ये भी 17 से जाएगी एक बार में। 23 भी अभाज्य संख्या, ये भी जाएगी। और 29 भी अभाज्य संख्या, ये भी अपने आप से जाएगी। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं आपकी, इनका अभाज्य गुणनखंड जो है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहां पर कॉमन की अगर उभयनिष्ठ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अगर हम लोग बात करें तो एलसीएम तो आपका ये आ गया। एलसीएम कितना आया हमारा? 11,300, ये हो गया था एलसीएम। एलसीएम के बाद में अगला है हमारा, दूसरा था हमारा एचसीएफ की बात पूछी थी। तो यहां पर इनके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं 17 23 और 29 का जो अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं। तो इनमें से उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं? तो कॉमन वाले इनमें यहां पर 1 हो रहा है। कौन हो रहा है? 1 हो रहा है। मैंने आपको अभी बताया 1 हो रहा है। तो कौन कौन कॉमन आ रहे हैं? यहाँ पर 1 कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा? इनका एचसीएफ जो होगा वो होगा 1। 23 और 29 का एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो जिस प्रकार से अगर आपको कोई सी भी दो अभाज्य संख्याएं मिल जाए तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगर मान लीजिए आपको अभाज्य संख्या 19 और 23 का पूछ लिया जाए कि इनका एचसीएफ कितना होगा, तो तुरंत आप जवाब देंगे 1, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होता है। अगला जो सवाल है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो है सवाल हमारा प्रश्न क्रमांक 3, और प्रश्न क्रमांक 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए 8 9 और 25 का हम सवाल हल करते हैं। इसको हम जो इसके पहले हमने जो विधि की थी उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, और उसके पहले जो हमने तरीके बताए थे उसके हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत आसान तरीका है। आप या तो फिर इनको अलग अलग सभी के निकाल लीजिए। 8 का अलग निकाल लीजिए ताकि आपको बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 9 का और 25 का, ठीक है। तो तीनों को अलग अलग निकाल लीजिए। हाँ, अब 2 का निकालेंगे तो 4 जाएगा, 2 का निकालेंगे 2 जाएगा, 2 का जाएगा 1 बार। ये 9 जो है ये 3 से विभाज्य होगा, 3 से ये 1 बार विभाज्य होगा। अगला कौन है हमारा? 25, 25 जाएगा भैया 5 से, तो 5 बार जाएगा और 5 से गया है 1 बार। तो यहां पर अगर हम आगे बात करें, मैंने आपको कहा था कि एलसीएम में हम क्या लेंगे? एलसीएम निकालेंगे हम इनका एलसीएम, है ना, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो एलसीएम में हम लेते हैं अधिकतम घात लेते हैं, अधिकतम घात लेते हैं, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम इनके ये लिख लेते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हुआ है 2 गुणित में 2 गुणित में 2। कहने का मतलब है 2 जो है वो कितनी बार है? 3 बार है।
फिर दूसरी संख्या हमारी थी 9 थी, तो 9 के हमारे अभाज्य गुणनखंड बने हैं 3 गुणित में 3, कहने का मतलब 3 जो है वो 2 बार है। और तीसरे केस में हमने 25 पे बात की है, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड बने हैं 5 गुणित में 5, कहने का मतलब 5 जो है वो 2 बार है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एलसीएम जो होगा उसमें लेंगे हम अधिकतम घात लेंगे, तो अधिकतम घात हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 2 की घात तीनों में अगर हम घातों को 0 के हिसाब से माने तो यहाँ पर तो 3 की घात 0 है ना, यहाँ पर 3 की घात 0 है, यहाँ पर 5 की घात 0 है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 की घात 0 है और 5 की घात भी 0 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 की घात भी 0 है और यहाँ पर 3 की घात भी 0 है। कहने का मतलब ये है कि अधिकतम घात अगर हम लेंगे तो 2 की अधिकतम घात 8 में है कि 9 में है कि 25 में है, तो अधिकतम घात है 2 की घात 3। क्या है? 2 की घात 3। फिर 2 के बाद में लेंगे हम 3 पे बात करेंगे, तो 3 जो है 3 में अधिकतम घात हो रही है 2, 3 में क्या हो रही है? अधिकतम घात हो रही है 2, तो 3 की पावर हम लोग 2 लेंगे। 3 के बाद में 5 हो रहा है, तो 5 में अधिकतम घात यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ है 2, तो 5 की घात हम लेंगे 2। और इस प्रकार से 2 की घात 8 है ना, इसका घन 8 हो जाता है, 2 की घात 3 है ना, घन 8 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया और ये 5 का वर्ग 25 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में इन तीनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा और बाकी 25 हो जाएगा। अब आसानी से आप इनका इंटू कर लीजिए। 72 में हम इंटू करने जा रहे हैं 25 का, तो 5 दूना 10 की शून्य हासिल का 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 और 4 10 की शून्य, 4 से 5 6 7 और 1 8 और बाकी ये रहा 1800। इस सवाल का क्या रहा? एलसीएम रहा। इस सवाल का क्या रहा? एलसीएम रहा है। यहाँ पर एलसीएम आप इस प्रकार से निकालें। अगला जो है इसका एचसीएफ भी हमसे पूछा है, एलसीएम निकल के आप एचसीएफ इसका अंतिम रहा है, तो एचसीएफ को 8 9 और 25, तो एचसीएफ में हम लोग क्या ले लेंगे? न्यूनतम घात लेंगे। क्या लेंगे? न्यूनतम घात लेंगे। क्या लेंगे? न्यूनतम घात। तो यहां पर न्यूनतम घात 2 में क्या आ रही है? 2 में तो 0 आ रही है, क्योंकि अधिकतम घात 2 की कितनी हो गई? 3 हो गई और न्यूनतम घात 0 हो गई, तो 2 तो नहीं ले पाएंगे, लेंगे तो 2 की घात 0 लेंगे पर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 3 के केस में अगर हम देखें तो 3 की घात अधिकतम 2 है पर न्यूनतम 0 है। हाँ, फिर उसके बाद में 5 में हम लोग बात करें तो यहां पर किसी भी प्रकार की कोई हमको घात नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम इसका एचसीएफ 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। या फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप इसका जो सवाल है हमारा यहाँ पर 8 9 और 25 को अगर एक साथ भी आप लिखें, 8 9 और 25 में अगर हम लोग देखें तो इनके तीनों के अभाज्य गुणनखंड में अभी हमने देखा तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल पा रही, तो यहाँ इसका जो एचसीएफ है वो कितना होगा? इसका एचसीएफ है 8 9 और 25 का जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होगा 1 होगा। ये सवाल का क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये सवाल आपके हो चुके हैं, इन सवालों की आप प्रैक्टिस करते रहिए और बाकी जो आगे की क्लास होगी आपको बताया जाएगा, मिलती रहेगी आगे की क्लास में। इससे आगे हम लोग बात करते हैं। हमारे कुछ टेलीग्राम चैनल है, इनसे आप जुड़ सकते हैं। विनर्स इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पर यूट्यूब की पीडीएफ क्लासेस आपको इस पढ़ाई गई चैप्टर से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस जोन के लिए आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा आगे हम चलें तो विनर्स का हमारे पास यूट्यूब चैनल है, जो चैनल हमारा ऑनलाइन विनर्स स्कूल है। यहाँ पर संपूर्ण आपको विषयों की पढ़ाई करवाई जाएगी, सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जाएंगे। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट है, इनसे आप लोग देख सकते हैं, इनको सर्च कर सकते हैं और इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो कैसी क्या लगी आप लोगों को ये क्लास? तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।